ठीक है बच्चा लोग, अभी जस्ट हम लोग ने पढ़ा था डिप्लॉयड और हैप्लॉयड का कॉन्सेप्ट, और ये भी पढ़ा था कि जितने भी सोमैटिक सेल्स होते हैं, सोमैटिक सेल्स ऑल सोमैटिक सेल्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, ये नेचर में कैसे होते हैं, ये सारे के सारे नेचर में कैसे होंगे, ये सारे के सारे नेचर में होंगे आपके डिप्लॉयड। डिप्लॉयड का मतलब क्या होगा, इनके हर क्रोमोसोम की क्या होगी, 2 कॉपी होगी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट थोड़ा सा और मैं डिटेल में चलती हूँ, कुछ चीज़ें और समझना होगा। अब बात करेंगे कुछ ऐसे जहाँ हैप्लॉयड कंडीशन कहाँ देखने को मिलेगी ह्यूमन बींग्स में। डिप्लॉयड तो समझ लिए सोमैटिक सेल्स में। सोमैटिक सेल्स वो सेल्स होते हैं जिनका काम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कहाँ हैप्लॉयड कंडीशन मिलती है। हैप्लॉयड कंडीशन को समझने के लिए हम मेल और फीमेल से समझेंगे, देखते हैं कैसे। ठीक है, मेल में क्या क्या पाया जाता है, मेल में मेल गैमेट पाया जाता है, मेल गैमेट पाया जाता है। ये मेल गैमेट क्या होता है, क्या नाम है इस मेल गैमेट का, इसका नाम है स्पर्म सेल, इसका नाम है स्पर्म सेल। ठीक है, चलो तो मैंने ये बताया जितने भी आपके सोमैटिक सेल्स हैं वो नेचर में कैसे हैं, डिप्लॉयड है। लेकिन मेल और फीमेल में जो भी गैमेट्स हैं, आप इसको गैमेट्स बोल लो, इसको जर्म सेल्स बोल लो, इसको आप सेक्स सेल्स बोल लो, ये सारे नेचर में कैसे हैं, ये सारे के सारे नेचर में हैप्लॉयड नेचर के। हैप्लॉयड नेचर का मतलब क्या है, मैं अगर डायग्राम से समझाऊँ तो कुछ ऐसा सीन है, इनके अंदर क्रोमोजोम तो है, इनके अंदर क्रोमोसोम तो है, बट वो क्रोमोसोम नेचर में कैसे है, वो सब सिंगल कॉपी है, इनकी कोई भी डबल कॉपी नहीं है। सारे के सारे कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं, सिंगल कॉपी में एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगर मैं और एक क्रोमोसोम बनाऊं तो वो भी कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, ऐसे एग्जिस्ट कर रहा है। एक और क्रोमोसोम बनाऊं वो भी कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, ऐसे एग्जिस्ट कर रहा है। एक और क्रोमोसोम देखो, अगर मैं इसकी नंबरिंग करूं तो दिस इज क्रोमोसोम नंबर 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। टोटल कितने क्रोमोसोम होने चाहिए मेल गैमेट में, टोटल क्रोमोसोम होना चाहिए, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज 23। ठीक है, यहाँ बेटा ध्यान देने की वाली बात ये है कि यहाँ पेयर में एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ये सब कैसे है, सिंगल सिंगल कॉपी में। पेयर में एग्जिस्ट करते तो कितना नंबर होता क्रोमोसोम का, तो वो हो जाता 46। जितने भी सोमैटिक सेल्स है उसमें कितने होंगे, 46 होंगे। लेकिन अगर मैं गैमेट्स की बात करूँ, मैं जर्म सेल्स की बात करूँ, तो उसमें कितने क्रोमोसोम्स होंगे, तो सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स होंगे। मैंने सो ऑन कर दिया, यानी आगे ऐसे ही कंटिन्यू होता जाएगा। ओके, फीमेल में देखेंगे, फीमेल में क्या है, फीमेल में जो फीमेल गैमेट है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फीमेल में फीमेल गैमेट है, फीमेल में भाई फीमेल गैमेट है। फीमेल गैमेट का नाम क्या है, फीमेल गैमेट का नाम है एग या ओवम, एग या ओवम। इनके अंदर कैसा सीन है, तो इनके अंदर भी एग्जैक्ट सेम यही सीन है, इनके अंदर भी एग्जैक्ट सेम यही सीन है। इनके पास भी सारे क्रोमोसोम की सिंगल कॉपी एग्जिस्ट करती है। ये क्रोमोसोम नंबर 1 हो गया, ये क्रोमोसोम नंबर 2 हो गया, ऐसे ही इनके अंदर भी सारी कॉपी, ये क्रोमोसोम नंबर इनका 3 हो गए, और ये क्रोमोसोम इनके हो गए 4। ठीक है, इनके अंदर भी कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, तो सेम जैसा मेल गैमेट के पास होगा वैसे ही फीमेल गैमेट के पास होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक के पास 23 हो गया और दूसरे के पास 46 हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन फीमेल गैमेट इज 23। अब सवाल ये आता है कि बहुत बच्चे पूछते हैं कि मैम ये रेशियो जब जाइगोट बनता है तो कैसे किसी जाइगोट में 46 होता है। तो ये बहुत ईजी से आप समझने की बात है। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जब मेल गैमेट और जब फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज़ करेंगे तो क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे आपके जाइगोट बनाएंगे। तो खुद सोच के देखो, आधा कुछ 23 आया आपके मेल पार्टनर से, 23 आया आपके फीमेल पार्टनर से। तो जब दोनों से आया तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जाइगोट में कैसे हो जाएंगे, 46 हो जाएंगे। तो अब समझ में आएगा कि टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैसे स्टेबल रहते हैं किसी भी आने वाली ऑफस्प्रिंग में। तो सिंपल सा ये चीज़ आप लोग को याद रखनी है। ठीक है, और आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं। मैंने डिप्लॉयड और एलील का कॉन्सेप्ट भी मैं यहीं से समझा दूंगी आप लोग को। इधर देखेंगे एलील क्या होता है। अभी मैंने जस्ट बताया, अगर मैं एक जाइगोट बनाऊं, हम सब किस चीज़ से बने, हम सब बने हैं जाइगोट से ही बने हैं। ठीक है, ये एक क्रोमोसोम हो गया, ये क्रोमोसोम हो गया आपका दूसरा क्रोमोसोम हो गया। ठीक है, सपोज करो कि ये वाला क्रोमोसोम जो वाइट वाला मैंने बनाया है, ये आया है आपका, ये आया है पेरेंटल डीएनए से, ये आया है आपका पेरेंटल डीएनए। पेरेंटल डीएनए मतलब ये क्रोमोसोम कहाँ से आया है, ये क्रोमोसोम आपके पापा से आया है। ठीक है, येलो वाला मान लो कहाँ से आया है, येलो वाला आया है आपके मैटरनल डीएनए से आया है। ठीक है, ये आपके मैटरनल डीएनए से आया है। ठीक है, अब मैं एलील समझाती हूँ एक और। अब इतना तो क्लियर हो गया होगा बिल्कुल। अब नेक्स्ट देखो, एलील क्या चीज़ है।
ठीक है। एलील को समझने के लिए सपोज करो ये दोनों क्रोमोसोम का काम क्या है, ये दोनों क्रोमोसोम का काम है आई कलर को डिसाइड करना। क्या डिसाइड करना? आई कलर को डिसाइड करना, ठीक है। यानी ये दोनों क्या करेंगे, इनका काम सिर्फ एक ही होगा कि जो आने वाला ऑफस्प्रिंग है, जो आने वाला न्यू प्रोजेनी है, उसके अंदर आई का कलर क्या होना चाहिए। अगर मैं बोलूं कि जो पापा से डीएनए आया है वो आई कलर किसके लिए कोड कर रहा है, मान लो वो ब्लैक कलर के लिए कर रहा है, और जो मम्मा से डीएनए आया है वो कोड कर रहा है मान लो ब्लू कलर के लिए कर रहा है। अब ध्यान से देखना कि एक ही करेक्टर के लिए, आई कलर के लिए ही क्या मेरे पास दो दो वेरिएंट है? बिल्कुल वेरिएंट है। पापा से आ रहा है ब्लैक कलर, मम्मा से आ रहा है ब्लू कलर। तो बेटा इसी को एलील बोलते हैं। जब एक ही कैरेक्टर के दो अलग अलग वेरिएंट हो जाए तो उसी को हम एलील बोलते हैं। यानी ये दोनों क्या है, ये दोनों एलेलिक पेयर है। अगर मैं और अच्छे से बोलूँ तो ये दोनों कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये दोनों एलेलिक पेयर की तरह एग्जिस्ट कर सकते हैं। इसको हम जीन्स भी कह सकते हैं, बट मोर और स्पेसिफाई करके बोलो तो एलेलिक पेयर है। तो ऐसे ही स्किन कलर के लिए भी होगा। मान लो पापा से आ रहा है फेयर कलर का, मम्मा से आ रहा है डस्की कलर का, तो कैरेक्टर तो सेम है स्किन कलर, बट वो उनके वेरिएंट अलग है, तो उसको हम एलील्स बोल देंगे। तो ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों आपस में एलील है, ठीक है। तो अब मेरे ख्याल से एलील का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। ऊपर लिखा भी है देखो, एलील इज एन अल्टरनेटिव वेरिएंट फॉर्म ऑफ जीएनए। यानी उस जो जीन है उसका अलग अलग वेरिएंट है, हर कलर के दो अलग, एक से दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, तो उसको हम एलील्स बोल देंगे, ठीक है। एक और चीज़ इसमें समझने वाली ये है कि अगर मान लो क्रोमोसोम नंबर इस पे अगर ब्लैक कलर को कोड करने की इंफॉर्मेशन है, तो सेम जो मम्मी से क्रोमोसोम आया उस पर भी इसी जगह पे ब्लू कलर को कोड करने की इंफॉर्मेशन होगी। ऐसा नहीं होगा कि जो पापा से डीएनए आया उसके अंदर इंफॉर्मेशन यहाँ है और जो मम्मी से डीएनए आया उसके अंदर इंफॉर्मेशन यहाँ है, ऐसा नहीं हो सकता। वो सेम लोकेशन पे ही सारी इंफॉर्मेशन होगी, चाहे वो कोई भी कैरेक्टर क्यों ना हो। अगर मान लो कोई और क्रोमोसोम होता, वहाँ इंफॉर्मेशन मान लो किसी कलर के लिए, किसी चीज़ के लिए यहाँ पर है, तो दूसरे क्रोमोसोम पे भी वो इंफॉर्मेशन यहीं पे होगी और किसी जगह पे नहीं हो सकती। तो यहाँ पर सेकंड डेफिनेशन जो लिखी है वो यही बोल रहा है, एलील आर अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन दैट ऑक्यूपाई अ स्पेसिफिक लोकेशन ऑन ए पर्टिकुलर क्रोमोसोम एंड कंट्रोल द सेम कैरेक्टर। यानी एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम होगा और वो क्या करेगा, सेम कैरेक्टर को कोड करेगा। यहाँ सेम कैरेक्टर क्या है, यानी ये दोनों कोड किसके लिए करेंगे, आई कलर के लिए ही करेंगे, बट इनके वेरिएंट अलग है। दिस इज कॉल्ड एलील, ठीक है। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं इसमें। तो एलील पढ़ लिया, ठीक है। डिप्लॉयड हैप्लॉयड मैंने पहले से ही समझा दिया इसको पढ़ाने से पहले। नेक्स्ट आता है डोमिनेंट और रिसेसिव। ये बहुत इजी है, इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं वेस्ट करना है। अभी जैसे मैंने पढ़ाया कि जो पापा से डीएनए आया वो कोड कर रहा है ब्लैक कलर के लिए, जो मम्मी से डीएनए आया वो कोड कर रहा है आपके ब्लू कलर के लिए। तो भाई आने वाले बच्चे में कलर क्या होगा, ये भी तो देखना होगा कि जो प्रोजेनी आएगी, जो बच्चा होगा, उसका आई कलर होना क्या चाहिए। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि वो दोनों एलील में से स्ट्रॉन्गर कौन है। अभी मैं फिर से एक बार बना दूं, ये मान लो आई ब्लैक कलर के लिए है, ये मान लो ब्लू कलर के लिए। दिस स्टैंड फॉर ब्लैक कलर, ये स्टैंड कर रहा है आपके ब्लू कलर के लिए। अब बात ये आती है कि आने वाले ऑफस्प्रिंग में होना क्या कलर है। तो बेटा इन दोनों एलेलिक पेयर में से जो स्ट्रॉन्गर होगा वही कैरेक्टर आपको आने वाले ऑफस्प्रिंग में एक्सप्रेस होगा, ठीक है। तो जो स्ट्रॉन्गर होगा उसको मैंने बोल दिया डोमिनेंट। यानी ये इस ब्लू वाले मैंने ऐसे मान लो कि ब्लैक वाला डोमिनेंट है, तो मैंने इसको कैपिटल बी से लिख दिया, और ब्लू वाला मान लो रिसेसिव है, मैंने इसमें इसको स्मॉल बी से लिख दिया। मैं ये बोल रही हूँ इन दोनों एलेलिक पेयर में से जो डोमिनेंट होगा उसी का कैरेक्टर आपको आने वाली ऑफस्प्रिंग में दिखेगा। इसमें डोमिनेंट कौन है, इसमें डोमिनेंट ब्लैक है, यानी ब्लैक वाला ब्लू वाले पे भारी पड़ गया है, वो स्ट्रॉन्गर है। तो जब भी कोई जो चीज़ डोमिनेंट होगा वो वही कैरेक्टर आने वाले ऑफस्प्रिंग में आपको शो करेगा। और यहाँ पे ब्लू क्या होगा, बेचारा ये कमज़ोर पड़ गया, ये रिसेसिव हो गया, तो ये अपने आप को शो नहीं कर पाया। लेकिन ऐसा नहीं है कि कभी रिसेसिव कैरेक्टर शो नहीं होगा, रिसेसिव कैरेक्टर भी शो होगा, बट इसके लिए कुछ अलग क्राइटेरिया है। लेकिन अभी आपको ये समझ के चलना है, अगर कभी भी एलेलिक पेयर में कोई डोमिनेंट है तो डोमिनेंट हमेशा कमजोर वाले पे ओवर पावर होगा, और जो भी कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा वो डोमिनेंट वाला ही एक्सप्रेस होगा, रिसेसिव वाला एक्सप्रेस नहीं होगा, ठीक है। तो डोमिनेंट और रिसेसिव का चीज़ समझ में आई। अब दो तीन चीज़ें और हैं कि भाई सवाल आता है तो रिसेसिव कब एक्सप्रेस होगा या कब हम बोलेंगे कि डोमिनेंट है। डोमिनेंट का तो ईजी है, क्लियर फंडा है कि डोमिनेंट में। दूसरी चीज़ ये भी याद रखना है कि डोमिनेंट को हमेशा हम लोग कैपिटल लेटर से लिखते हैं। अगर मैं बोलूँ कि कोई प्लांट है जिसकी प्लांट की हाइट की बात करते हैं, ठीक है, एक और बात करते हैं, मान लो प्लांट टॉल है, पी प्लांट टॉल भी होते हैं, पी प्लांट डॉर्फ भी होते हैं, ठीक है।
तो हमें ये पहले से पता है मेंडल साहब के एक्सपेरिमेंट से, अभी मैं बात भी करूंगी कि टॉलनेस क्या है, एक डोमिनेंट कैरेक्टर है। तो मैं टॉलनेस को लिखूंगी कैपिटल सी टी से, और डॉफनेस एक रिसेसिव कैरेक्टर है तो इसको मैं लिखूंगी स्मॉल टी से, ठीक है। तो टॉलनेस हमेशा डोमिनेंट वाले को कैपिटल से लिखना है, रिसेसिव वाले को छोटे वाले से लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, 2-3 कंडीशन और देखते हैं। अब यहाँ पे होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस का कॉन्सेप्ट बताती हूँ। सपोज 2-3 एग्जांपल लेके चलो, मैं कुछ कॉम्बिनेशन बना रही हूँ, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, नेक्स्ट इज स्मॉल टी स्मॉल टी। अब यहाँ देखेंगे, ठीक है, 2-3 कॉम्बिनेशन बनाया मैंने। अब मुझे पता है कि कैपिटल टी स्टैंड फॉर डोमिनेंट कैरेक्टर एंड स्मॉल टी स्टैंड फॉर रिसेसिव कैरेक्टर, ठीक है। अब यहाँ देखो, अब दोनों कैपिटल टी है, तो भाई प्रोजेनी कैसे दिखेगी, सॉरी प्रोजेनी कैसे दिखेगी, प्रोजेनी दिखेगी, तुम लोग बोलोगे मैम प्रोजेनी दिखेगी डोमिनेंट, यानी उसके अंदर वो कैसा कैसा कैरेक्टर आएगा, वो भाई टॉल दिखेगा बिल्कुल, ठीक है। मैं फिर से बना दूँ, वो डिलीट हो गया था, ठीक है। तो मैं पहले वाले कंडीशन की बात कर रही थी कि अगर दोनों एलेलिक पेयर कैसे हैं, दोनों टॉल के लिए कोड कर रहे हैं, जो कि डोमिनेंट कैरेक्टर है, तो प्रोजेनी कैसी होगी, सारे के सारे टॉल होंगे। बेटा इस वाली कंडीशन को हम बोलते हैं होमोजाइगस कंडीशन, दोनों सेम है इसलिए इट इज़ नोन एज होमोजाइगस। इसको हम प्योर कंडीशन भी कह सकते हैं। प्योर कंडीशन का मतलब कि ये कैपिटल टी हमेशा से ही अपने जैसा ही टॉल प्लांट को जन्म देते आए होंगे, यानी इनके अंदर तो रिसेसिव वाला जीन है ही नहीं, ये बिल्कुल प्योर है, यानी ये जब भी ऑफस्प्रिंग बनाएंगे तो कैसा बनाएंगे, हमेशा ही ये टॉल बनाएंगे, तो इसको हम प्योर कंडीशन बोलते हैं। नेक्स्ट वाले को देखो, यहाँ बेटा कैपिटल टी भी है, साथ में स्मॉल टी भी है, यानी एक डोमिनेंट कैरेक्टर है और उसके साथ रिसेसिव कैरेक्टर है। तो फिर मैंने बताया डोमिनेंट वाला रिसेसिव पे हो जाएगा भारी, तो आने वाली ऑफस्प्रिंग कैसी दिखेगी, तो यहाँ भी ऑफस्प्रिंग कैसे दिखेगी, टॉल दिखेगी। लेकिन अब हम इसको प्योर कंडीशन नहीं बोल सकते और इसको हम होमोजाइगस नहीं बोल सकते, ऐसी कंडीशन को हम हेट्रोजाइगस बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों अलग अलग जीन से हैं, दोनों अलग अलग एलील है, एक ही कैरेक्टर को कोड करने के लिए अलग अलग वेरिएंट है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी हेट्रोजाइगस कंडीशन, या इसको हम हाइब्रिड कंडीशन भी कह सकते हैं। देखो नीचे लिखा है हाइब्रिड कंडीशन भी कह सकते हैं। अब ये वाला बताइए, यहाँ तो दोनों ही रिसेसिव है, तो प्रोजेनी कैसी दिखेगी, तो भाई प्रोजेनी दिखेगी डॉर्फ, ठीक है। लेकिन क्या ये हेट्रोजाइगस है, तो आप बोलोगे नहीं मैम ये हेट्रोजाइगस नहीं है, दिस इज अ कंडीशन ऑफ होमोजाइगस, यानी ये भी प्योर है। इसका मतलब ऐसे प्लांट जब दोनों में स्मॉल टी है, तो जब ये प्रोजेनी बनाएंगे तो हमेशा कैसी बनाएंगे, ये बेटा हमेशा ही छोटे पौधे बनाएंगे, हमेशा ही डॉर्फ प्लांट बनाएंगे। तो कंडीशन को समझना, दिस इज होमोजाइगस डोमिनेंट क्योंकि यहाँ डोमिनेंट कैरेक्टर है, दिस इज हेट्रोजाइगस डोमिनेंट क्योंकि कैरेक्टर क्या दिखेगा, डोमिनेंट वाला ही दिखेगा टॉल, तो इसको हम हेट्रोजाइगस डोमिनेंट बोल देंगे, और दिस इज होमोजाइगस रिसेसिव, ठीक है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, जब भी हम लोग क्रॉस बनाएंगे तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो होमोजाइगस हेट्रोजाइगस भी क्लियर हो गया होगा, इसमें ज़्यादा टफ नहीं है, थोड़ा सा भी समझ लोगे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, बिल्कुल ईजी सा ही है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इज फेनोटाइप एंड जेनोटाइप, ठीक है। फेनोटाइप का पी स्टैंड फॉर फेनोटाइप, पी स्टैंड फॉर फिजिकल अपीयरेंस। इसके सिंपल से में याद ये रखना है कि जो चीज़ आप अपनी खुली आंखों से देख सको दैट इज़ फेनोटाइप। जैसे कोई गोरा है, काला है, लंबा है, छोटा है, ये सब क्या, या ये सब आप अपनी खुली आंखों से देख सकते हैं, तो इसको हम फेनोटिपिक कैरेक्टर्स बोल सकते हैं, ठीक है। कोई इंसान मान लो बहुत गोरा है, कोई नाटा है, किसी की नाक चपटी है, तो जो चीज़ आप देख सको दैट इज़ फेनोटिपिक कैरेक्टर, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि कैपिटल टी, अच्छा पेन ले लूँ यहाँ पे मैं थोड़ा, ठीक है, मान लो कैपिटल टी है, तो भाई अगर मैं तुमसे पूछूं बच्चा ये प्लांट कैसा दिखेगा, इसका फिनोटाइपिक कैरेक्टर कैसा होगा, तो तुम बोलोगे मैम ये डोमिनेंट कैरेक्टर है तो इसका फिनोटाइपिक कैरेक्टर होगा टॉल, यानी प्लांट देखने में कैसा दिखेगा, टॉल दिखेगा, ठीक है। अगर मैं पूछूं स्मॉल टी है तो प्लांट की फिनोटाइपिक कैरेक्टर क्या होगी, तो प्लांट की फिनोटाइपिक कैरेक्टर होगी डॉर्फ, ये प्लांट कैसा दिखेगा, छोटा दिखेगा, डॉर्फ दिखेगा। तो फिनोटाइपिक का मतलब होता है जो चीज़ आप अपनी खुली आंखों से देख सको, दिस इज नोन एज फिनोटाइपिक, ठीक है। अब बात करते हैं व्हाट इज जीनोटाइपिक। तो जीनोटाइपिक का मतलब है कि जो फिनोटाइप आप देख रहे हो उसके पीछे कौन से जीन कॉम्पोजिशन है। जैसे मैं बोलूँ कि कैपिटल टी वाला प्लांट फिनोटाइपिकली कैसा होगा, तो आप बोलोगे मैम टॉल होगा। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि इसका जेनोटाइप क्या होगा, तो आप बोलोगे मैम इसका जेनोटाइप होगा कैपिटल टी, यानी इसके पीछे जीन कौन सा इन्वॉल्व है, तो कैपिटल टी वाले हैं। ऐसे एक और समझो, अगर मैं बोलूँ कैपिटल टी स्मॉल टी का फेनोटाइप क्या होगा, तो मैम तो आप बोलोगे मैम इसका भी टॉल होगा क्योंकि कैपिटल टी है यहाँ पे साथ में।
लेकिन अब मैं बोलूँ इसका जेनोटाइप क्या होगा, तो बोलोगे मैम कैपिटल टी स्मॉल टाइम टी इसका जेनोटाइप हो जाएगा, यानी जो जीन्स इन्वॉल्व है वो लिख देना है, दैट इज जेनोटाइप। ठीक है, क्रॉस बनाएंगे तो चीज़ें और क्लियर होती जाएंगी। आगे चलते हैं। अब आ जाओ मेंडल के लॉज पे। लॉज को पढ़ाने से पहले मैं सोच रही हूँ क्रॉस करा दूँ, ताकि क्रॉस भी सीख लोगे और लॉज भी इजी से समझ में आ जाएगा। तो पहले हम लोग चलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस पे। ठीक है, बहुत इजी सा है। देखो, मोनो हाइब्रिड क्रॉस का मतलब होता है, मोनो मतलब होता है वन। इससे पहले मैं थोड़ा सा और डिटेल बता दूं। मेंडल साहब ने, मेंडल एक बहुत अच्छे बायोलॉजी में बोल सकते हो फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया यही इनहेरिटेंस जानने के लिए, यही हेरिडिटी प्रोसेस को जानने के लिए। इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया वो किया पी प्लांट पे। ठीक है, पी प्लांट को सेलेक्ट करने के बहुत सारे रीजन थे। रीजन ये था कि लार्ज नंबर ऑफ सीड्स मिल सकते हैं, ये एनुअल प्लांट है, बहुत जल्दी इसको ज़्यादा ग्रो करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। दूसरा ये भी रीज़न था कि पी प्लांट के अंदर बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टर्स है पढ़ने के लिए। तो पहले मैं एक काम करती हूँ, पहले मैं आप लोग को एक जगह कैरेक्टर्स लिखवा देती हूँ कि पी प्लांट में कौन कौन से कैरेक्टर आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो क्रॉस करने से पहले हम लोग लिखते हैं पी प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स। तो क्या क्या कैरेक्टर्स लिखना है, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, तो पी प्लांट में पी प्लांट, ठीक है, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। ठीक है, पी प्लांट कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। ठीक है, देखोगे सबसे पहले मैं यहाँ साइड में लिख दूँ कैरेक्टर, इधर लिख दूँ कि उस कैरेक्टर में डोमिनेंट कौन सा है। ठीक है, और इधर लिख दूँ कि उस कैरेक्टर में रिसेसिव कौन सा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, आ जाओ थोड़ा सा और साफ सुथरा से लिखते हैं इसको। ठीक है, यहाँ लिखते हैं कैरेक्टर, यहाँ लिख दूँ इस कैरेक्टर में डोमिनेंट कौन सा है, यहाँ लिख दूँ इस कैरेक्टर में रिसेसिव कौन सा है। सबसे पहले बात करते हैं कैरेक्टर नंबर 1 की, दैट इज हाइट ऑफ ए प्लांट। पी प्लांट की बात कर रही हूँ मैं सारी, ये कि प्लांट की हाइट में डोमिनेंट क्या है। तो अभी मैंने बताया डोमिनेंट होगा आपका टॉल और रिसेसिव हो जाएगा आपके छोटे पौधे। बौने पौधे कैसे हैं, रिसेसिव होंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे पी प्लांट में उनके सीड की कलर की। सीड कलर, डोमिनेंट कलर है पी प्लांट में, दैट इज येलो। उनका सीड येलो, पता नहीं मैंने तो हरा देखा, ये येलो क्यों बोलते हैं मुझे भी नहीं पता। सीड कलर दैट इज येलो डोमिनेंट है, और रिसेसिव है आपका ग्रीन। मैंने भी ग्रीन ही मटर के दाने देखे हैं, लेकिन मेंडल साहब ने येलो देखा होगा शायद। एक है सीड शेप की बात करते हैं, SHAP, सीड शेप की बात करते हैं। शेप में डोमिनेंट है आपका राउंड, और रिसेसिव है आपका रिंकल्ड। ठीक है, ये मेन कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे 7 कैरेक्टर थे, आपको सातों याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में कोई भी आ सकता है आपको डोमिनेंट और रिसेसिव पे क्रॉस बनाने को। ठीक है, इधर देखो, नेक्स्ट देखते हैं फ्लावर कलर की बात करते हैं। ठीक है, इधर आ जाओ, फ्लावर कलर लिखती हूँ। फ्लावर कलर यानी पी प्लांट पे जो फूल उग रहे हैं उनका कलर में डोमिनेंट क्या है। तो डोमिनेंट है आपका वॉयलेट और रिसेसिव है आपका वाइट। ठीक है, कितने कैरेक्टर हो गए, अभी हो गए 1 2 3 4 कैरेक्टर हो गए, 2 3 और बचे। नेक्स्ट बात करते हैं फ्लावर की पोजीशन की, कि जो पौधे हैं उनकी पोजीशन क्या, जो फूल उग रहे हैं उनकी पोजीशन कैसी है। तो डोमिनेंट है आपका एक्सियल, और आपका रिसेसिव है टर्मिनल। ठीक है, इसका ऐसे समझ लो, मान लो कोई पी प्लांट है, ये ऐसा कोई ऐसा पी प्लांट है, तो एक्सियल का मतलब है ये साइड में पौधे उगेंगे, ये साइड में उसके फ्लावर्स दिखेंगे आपको। और टर्मिनल का मतलब है एकदम एपेक्स पे दिखेगा आपको उसका फ्लावर। ठीक है, सिंपल सा। तो डोमिनेंट क्या है आपका एक्सियल, और टर्मिनल है आपका रिसेसिव। तो अभी फ्लावर की पोजीशन देखिए। नेक्स्ट देखोगे 6 नंबर इज पॉड का कलर। पॉड कलर देखते हैं, पॉड का कलर में डोमिनेंट क्या है। तो पॉड कलर में डोमिनेंट इज ग्रीन।
पॉड का मतलब वो बाहर का जो छिलका होता है ना मटर का, दैट इज पॉड, ठीक है। तो पॉड कलर में डोमिनेंट क्या है, ग्रीन, और रिसेसिव है आपका येलो। एंड द लास्ट वन इज पॉड का शेप, वो जो छिलका है उसका शेप कैसा होगा, ठीक है। तो उसका शेप होगा डोमिनेंट में आपका हो जाएगा आपका इन्फ्लेटेड, यानी अच्छा खासा फूला हुआ सुंदर सा मोटा तगड़ा मटर, इन्फ्लेटेड। और रिसेसिव हो जाएगा आपका कॉन्स्ट्रिक्टेड, ठीक है, कॉन्स्ट्रिक्टेड। स्पेलिंग चेक कर लेना, मैं स्पेलिंग ऐसे लिख दिया बस मैंने। ये मैंने 7 अलग अलग कैरेक्टर लिखे हैं पी प्लांट के। ये भी मेंशन किया है कि इनमें से डोमिनेंट कौन सा है, यानी ये सारे, अगर मैं बात करूँ डोमिनेंट का, तो ये सबको कैसे डिनोट करोगे, तो तुम बोलोगे मैम टॉल को कैपिटल टी से, क्योंकि डोमिनेंट कैरेक्टर हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट होता है। येलो को कैपिटल वाई, राउंड को कैपिटल आर, वॉयलेट को कैपिटल वी, एक्सेल को कैपिटल ए, ग्रीन को मान लो कैपिटल जी, और इन्फ्लेटेड को मान लो कैपिटल आई। अगर ये सारे कैपिटल है तो ये सारे कैसे होंगे, स्मॉल लेटर्स में होंगे, क्योंकि ये इन्हीं कैरेक्टर, उसी कैरेक्टर का ये कैसा वेरिएंट है, रिसेसिव वेरिएंट है, ठीक है। तो ये सारे याद होने चाहिए। याद इसलिए होने चाहिए कि अगर ये याद नहीं होगा तो तुम्हें ये पता ही नहीं होगा कि क्रॉस में डोमिनेंट कौन सा है और रिसेसिव कौन सा है। इसका होगा स्मॉल टी। अगर तुमने डोमिनेंट को स्मॉल कैपिटल टी लिखा है तो इसको तुम लिखोगे स्मॉल टी। अगर तुमने ग्रीन को, अगर येलो को तुमने कैपिटल वाई लिखा है तो ग्रीन को तुम स्मॉल वाई लिखोगे, स्मॉल जी नहीं लिखेंगे, ठीक है। अगर राउंड को तुमने कैपिटल आर लिखा है तो रिंकल को स्मॉल डब्ल्यू नहीं लिखेंगे, दैट इज स्मॉल आर, ठीक है। ऐसा स्मॉल नहीं करना ना, स्मॉल के खेले में तुम लोग फंस जाओगे। तो ये सारे कैरेक्टर हो गए, इसको नोट डाउन करो। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो पढ़ने जा रहे हैं, बस 2 क्रॉस और है, एक मैं मोनो हाइब्रिड पढ़ाऊंगी, एक मैं डाई हाइब्रिड पढ़ाऊंगी। ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा क्रॉस है, बस समझने का खेल है। तो पहले नोट डाउन कर लो सारे कैरेक्टर्स, फिर मैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराती हूँ। चलो शुरू करते हैं। 2 टाइप के क्रॉस पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग मोनो हाइब्रिड। अलग अलग कैरेक्टर्स पढ़ लिए, अब हम लोग मोनो हाइब्रिड क्रॉस पढ़ते हैं, ठीक है। मोनो का क्या मतलब होता है, मोनो का मतलब होता है 1, मोनो का मतलब होता है 1, ठीक है। तो इस वाले क्रॉस में मेंडल जो थे उन्होंने सिर्फ सिंगल एक कैरेक्टर की स्टडी करी थी। तो एक कैरेक्टर आप कोई भी ले सकते हो, ठीक है, लेकिन जो मेंडल ने किया था हम पहले उस कैरेक्टर को पढ़ेंगे। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में जिस कैरेक्टर को लेके पढ़ाई करी थी मेंडल ने, दैट इज हाइट ऑफ द प्लांट। किसको लेके पढ़ा था, हाइट ऑफ द प्लांट। अब देखना क्या किया था, इन्होंने एक टॉल पी प्लांट को क्रॉस कराया था एक डॉर्फ पी प्लांट से। तो मैं ऐसे लिखती हूँ, एक साइड में लिखती हूँ क्योंकि मुझे इसके लिए चाहिए जगह। इन्होंने क्या कराया, पहला स्टेप क्या है, एक टॉल पी प्लांट को क्रॉस कराया किससे, एक डॉर्फ पी प्लांट से। ये तो मैंने लिख दिया वर्ड्स में, अब इसको लिखते हैं इनके जीन्स के फॉर्म में, ठीक है। तो मैं टॉलनेस को कैसे लिख सकती हूँ, मैं टॉलनेस को लिख सकती हूँ, एक मिनट, ठीक है। मैं टॉलनेस को लिख सकती हूँ कैपिटल टी, और डॉफ। अगर मुझे पता है कि टॉल कैसा कैरेक्टर है, डोमिनेंट कैरेक्टर है, तो मैं उसके डॉफनेस को कैसे लिखूंगी, डी नहीं लिखूंगी, मैं लिखूंगी स्मॉल टी। ये आपका पहला स्टेप हो गया, ठीक है। अच्छा, अब मैं मेंडल का दूसरा लॉ पहले बताती हूँ। दूसरा लॉ पहला इसलिए नहीं बता रही क्योंकि जब मैं क्रॉस बनाऊंगी तो पहला बताऊंगी। पहले दूसरा लॉ है मेंडल का, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। ये लॉ क्या कहता है कि जब भी आप गैमेट्स बनाएंगे, जैसे मान लो मुझे इन टॉल पी प्लांट के नई प्रोजेनी बनानी है, तो मुझे पहले इनको सेपरेट करना पड़ेगा। सेपरेट करना जैसे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, नाम ही क्या है, सेग्रीगेट करना, छांटना, अलग करना। तो मुझे पहले इनको अलग करना पड़ेगा। सिंपल सा लॉ है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है कि आपको जब भी नई प्रोजेनी बनानी है, नई ऑफस्प्रिंग बनानी है, तो पहले आपको जो पेरेंटल जनरेशन है उसको क्या करना पड़ेगा, आपको सेपरेट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे सेपरेट, देखो 2 तरीके हैं, इजी तरीका से भी कर सकते हैं। देखो क्या करो, एक कैपिटल टी यहाँ लिखो, एक कैपिटल टी यहाँ लिखो, एक डिब्बा बनाओ, एक डिब्बा यहाँ बनाओ, एक डिब्बा यहाँ बनाओ, एक स्मॉल टी यहाँ लिखो, एक स्मॉल टी यहाँ लिखो, ठीक है। मैंने देखो इसको भी अलग कर दिया, इसको भी अलग कर दिया। ये थोड़ा लंबा प्रोसीजर है, मैं इजी तरीका से भी बताऊंगी एग्जाम में कैसे करना है, बट अभी समझ लो। क्रॉस कराओ, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, क्रॉस बना दिया। यानी इस प्लांट के ये 4 बच्चे बने, अभी मान लो 4 बने, ये चारों कैसे हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये एक तरीका है। ये जो मैंने स्क्वायर बना के किया ना बेटा, इसका अलग, इसका भी एक नाम है,
ऐसे नहीं कि खाली पीली मैंने स्क्वायर बना दिया है। इस स्क्वायर को बोलते हैं पुनेट स्क्वायर। बायोलॉजी में इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, दैट इज कॉल्ड पुनेट स्क्वायर। कभी कभी एग्जाम में गिवन होता है कि शो द क्रॉस विद द हेल्प ऑफ पुनेट स्क्वायर। अगर ये मेंशन है कि पुनेट स्क्वायर बनाना है तो ऐसे ही करना है, और कोई तरीका नहीं है करने का। तो बहुत इजी सा स्क्वायर बना लो, चीज़ें फिट कर लो। तो अब मैं इसको शॉर्ट में भी करके दिखाती हूँ। तो मैंने देखो उन ये पेरेंटल जनरेशन है, ये पीजी लिख देती हूँ, पेरेंटल जनरेशन पीजी स्टैंड फॉर पेरेंटल जनरेशन। तो पेरेंटल जनरेशन को मैंने सेपरेट कर दिया प्रोजनी बनाने के लिए, तो इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब मैं इसको छोटा सा करके दिखाती हूँ कैसे। अगर आप स्क्वायर में नहीं बनाना चाहते, मैं बस समझाने के लिए मैंने स्क्वायर बनाया था। अब देखो कैसे बनाते हैं। अब सिंपल सा तरीका क्या है, अगर मैं इसकी गैमेट्स निकालूं तो इस दोनों कैपिटल टी है, तो एक ले लो, तो इसमें सिर्फ एक कैपिटल टी आएगा। यहाँ से भी क्या आएगा, एक स्मॉल टी आएगा। इसको मैं यहाँ लिख दूँ गैमेट्स, इसको मैं यहाँ लिख दूँ गैमेट्स, ठीक है। गैमेट्स क्या है, जैसे मेल में स्पर्म सेल है, फीमेल में एग या ओवम है, तो यहाँ मान लो ये इनके गैमेट्स हैं। अब ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, ये दोनों मिलके बनाएंगे, बोलोगे मैम कैपिटल टी स्मॉल टी। ये जो बन गया इसको बोलेंगे F1 जनरेशन। क्या बोलेंगे बेटा, F1 जनरेशन। F1 जनरेशन यानी ये पेरेंटल जनरेशन की पहली ऑफस्प्रिंग है। ये नहीं कि एक ऑफस्प्रिंग बनाया, ऐसा नहीं। इसका मतलब जितने भी बच्चे हैं इस प्लांट के, जितने भी पौधे हैं इस प्लांट के, ये सारे कैसे हैं, ये सारे बोलोगे मैम कैपिटल टी स्मॉल टी है। अब पहला सवाल मेरा यहाँ पे ये है कि इसका फेनोटाइप बताओ और इसका जेनोटाइप बताओ। फेनोटिपिक कैरेक्टर बताओ, दूसरा इसका मुझे जेनोटिपिक कैरेक्टर बताओ। तो मैंने क्या पढ़ाया, फेनोटिपिक का मतलब क्या होता है, फेनोटिपिक का मतलब क्या होता है, गधे ही हो बिल्कुल। फेनोटिपिक का मतलब होता है जो आप अपनी खुली आंखों से देख सको। ये सारे प्लांट कैसे दिखेंगे, छोटे बड़े क्यों दिखेंगे, जो डोमिनेंट है वो कैरेक्टर दिखेगा कि नहीं दिखेगा, डोमिनेंट को कमजोर वाले को दबाएगा कि नहीं दबाएगा। तो ये सारे प्लांट कैसे दिखेंगे, टॉल दिखेंगे। बोलो मैम टॉल दिखेंगे। तो सारे प्लांट कैसे दिखेंगे, टॉल, ठीक है। अब मैं पूछूं कि इसका जेनोटाइप क्या है, यानी इस टॉल को बनाने के पीछे कौन से जीन इन्वॉल्व है, तो बोलोगे मैम इसके पीछे है कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है। यानी इन F1 जनरेशन 100% प्लांट कैसे हैं, टॉल है, ठीक है। चलो, लेकिन एक चीज ध्यान देखना, ऊपर वाली जनरेशन कैसी थी, प्योर जनरेशन थी, लेकिन ये जनरेशन कैसी है, ये हाइब्रिड है। यानी ये है तो टॉल, लेकिन इसके अंदर कहीं ना कहीं रिसेसिव वाला जीन भी, ये स्मॉल टी भी कहीं ना कहीं छुपा हुआ है, और ये बहुत देर तक छुपा नहीं रहेगा, ये आएगा। अब यहाँ पे भी मेंडल को चैन नहीं था, यहाँ पे भी मेंडल को चैन नहीं था, एक सेकंड रुकना, ठीक है। तो कहाँ थे, चलो मैं ये बता रही थी F1 जनरेशन कैसी है, सारे के सारे बच्चे टॉल है। अब यहाँ पे भी उनको चैन नहीं था। अब उन्होंने क्या किया, इधर ध्यान दो बच्चा। अब जो भी F1 जनरेशन है इसको उन्होंने उठा लिया। अब उन्होंने F1 जनरेशन कैसी थी, तो बोलोगे मैम कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब इन्होंने F1 जनरेशन की सेल्फिंग कराई। सेल्फिंग का मतलब सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ क्रॉस, यानी अपने से ही ब्रीड कराया इनको, ठीक है। तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो यहाँ साइड में कैसा लिखोगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी, और यहाँ ब्रैकेट में लिख दोगे सेल्फिंग। सेल्फिंग लिख दो या सेल्फ क्रॉस लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब फिर गैमेट्स बनाओ। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या बोलता है कि अगर आपको जब भी प्रोजेनी बनानी है तो आपको जनरेशन को सेपरेट करना पड़ेगा। कैसे सेपरेट करेंगे, तो बोलोगे मैम यहाँ मुझे दो टाइप के दिख रहे हैं गैमेट्स, तो एक आपको दिख रहा है कैपिटल टी और एक कैसा दिख रहा है, स्मॉल टी। अगर जो यहाँ बना है वो भी यहाँ भी वही बनेगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। इसको लिख दो गैमेट्स, ये लिखना ज़रूरी है, इस सब पे मार्क्स होते हैं, ठीक है। अब देखो दो तरीके हैं, या तो पुनेट स्क्वायर बना लो, ठीक है, या तो मेरा तरीका अपनाओ जो इजी तरीका है जिसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं जाएगा। पुनेट स्क्वायर टाइम लेता है एग्जाम में। पहले को क्रॉस कराओ तीसरे से, तो क्या बनेगा, कैपिटल टी। अलग अलग थोड़ा कलर अलग अलग यूज़ कर लेते हैं। अलग अलग यूज़ करने में मेरा सब पोपट हो गया यहाँ पे, कोई नहीं। देखो पहले को क्रॉस कराया तीसरे से, अब पहले को फिर क्रॉस कराओ चौथे से, तो क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर से आ जाओ। अब पहले को देखो मैंने वाइंड अप कर लिया, पहले को मैंने तीसरे से भी करा लिया, चौथे से भी करा लिया। अब पहले को छोड़ दो, अब आ जाओ दूसरे पे। दूसरे को क्रॉस कराओ तीसरे से, तो क्या बनेगा। अच्छा, यहाँ डाउट आता है कि मैम पहले कैपिटल टी लिखे कि पहले स्मॉल टी लिखे। तो पहली चीज़ तो ये, हमेशा कैपिटल टी जो डोमिनेंट है उसको पहला लिखो। ऐसे मत लिखो, ये मत लिखो कैपिटल टी, ये मत लिखो,
ये देखने में भी अच्छा नहीं लगता और ये लिखा भी नहीं जाता। तो ये डाउट नहीं आना चाहिए कि मैम किसको पहले लिखना है, ठीक है। तो हमेशा कोशिश यही करनी है, बट कहीं कहीं पे आपको स्मॉल भी लिखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। बट यहाँ आप ऐसा नहीं लिखिए, यहाँ पे आप लिखिए कैपिटल टी और स्मॉल टी। और एक और क्रॉस है, उसको भी बनाते हैं। अब तीसरे से करा दिया, फिर क्रॉस कराओ स्मॉल टी और स्मॉल टी। ये मैंने बना ली अलग अलग ऑफस्प्रिंग, ठीक है। अब चलो, अब मैं यहाँ पहला सवाल पूछती हूँ कि ये जो मेरा ये जनरेशन बना, अच्छा इसको मैं बोलूँगी F2 जनरेशन। वो मेरा F1 जनरेशन था, इसको मैंने बोल दिया F2 जनरेशन, ठीक है। चलो पहला सवाल तो ये, इसका फिनोटाइप बताओ, इसका फेनोटाइप बताओ और इसका जेनोटाइप बताओ। इसका पहले मैं सारे यहाँ लिख दिया मैंने। फेनोटाइप बताओ, जेनोटाइप बताओ, कैसे दिखेंगे ये तीन? कैसे दिखेंगे? तीन बड़े बड़े दिखेंगे, यानी ये दिखेंगे आपको टॉल। ये कैसा दिखेगा? ये आपको दिखेगा छोटा। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि फिनोटिपिक रेशियो कितना है, तो तुम बोलोगे कि मैम फिनोटिपिक रेशियो है इसका 3:1। 3:1 यानी 3 पार्ट आर टॉल और 1 पार्ट कैसा है इसका? छोटा है। तो ये रेशियो फिक्स होगा 3:1 इसका फिनोटिपिक। अब मैं पूछूं जिनोटाइप बताओ, यानी ये कैरेक्टर दिखाने के लिए, यानी दिखेंगे कैसे? तो दिखेंगे तो ऐसे ही, यानी इस कैरेक्टर को दिखाने के पीछे जीन कौन से इन्वॉल्व है। तो मैं एक बार ये जीन फिर से लिखती हूँ, देखना कैसे मैं इसका फिनोटाइप बना रही हूँ, जेनोटाइप बना रही हूँ। इधर देखना, मैंने यहाँ लिख दिया कैपिटल टी, यहाँ लिख दिया कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर यहाँ लिख दिया कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर यहाँ लिख दिया स्मॉल टी। अब मुझे जेनोटिपिक रेशियो निकालना है। कितने कैपिटल टी दिख रहे हैं? तो बोलोगे मैम मुझे एक ही दिख रहा है। कितने कैपिटल टी स्मॉल टी दिख रहा है? तो बोलोगे मैम मुझे 2 दिख रहा है। और कितने स्मॉल टी दिख रहा है? तो बोलोगे मैम मुझे 1 ही दिख रहा है। तो जेनोटिपिक रेशियो क्या आया? तो जेनोटिपिक रेशियो आया इसका 1:2:1। समझ में आया? तो फेनोटिपिक रेशियो हो गया 3:1, यानी 3 पार्ट लंबे हैं, 1 पार्ट छोटा है। और जेनोटिपिक रेशियो क्या आया? 1:2:1, ठीक है। यहाँ आपका खत्म हुआ मोनो हाइब्रिड क्रॉस। बट यहाँ 2-3 चीज़ें आपको मैं समझाती हूँ। पहली चीज़ तो ये, हाँ ठीक है, क्योंकि इनका जेनेटिक मेकअप अलग है। ये प्योर, दिस इज होमोजाइगस, लेकिन ये दोनों हेट्रोजाइगस है। ऊपर वाले में तीनों लंबे थे। फेनोटाइप का मतलब होता है दिखेगा कैसा। तो भाई ये तीनों दिखेंगे तो लंबे ही दिखेंगे ना, और इनके अंदर जेनेटिक मेकअप क्या है, ठीक है। चलो अब देखना मेरी पहली चीज़। अब मेंडल का दूसरा लॉ तो मैंने पहले समझा दिया, लेकिन अब पहले लॉ पे आओ। पहला लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस ये बोलता है कि जब भी F1 जनरेशन बनेगी, इसमें आपको सिर्फ डोमिनेंट कैरेक्टर ही दिखेगा। डोमिनेंट कैरेक्टर क्या था यहाँ पे? तो तुम बोलोगे मैम डोमिनेंट कैरेक्टर टॉल था। तो ध्यान से देखना, जितनी हमारी F1 जनरेशन थी वो 100% कैसे थे? सारे के सारे टॉल थे। तो पहला लॉ ये बोलता है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डोमिनेंस F1 जनरेशन ऑलवेज बी डोमिनेंट। जितने डोमिनेंट कैरेक्टर है वो सब कहाँ दिखेंगे? F1 जनरेशन में दिखेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि इसके अंदर जो ये रिसेसिव जीन था ये छुपा रहा। ये कब दिखता है? ये दिखेगा आपको F2 जनरेशन में। वो देखो, ये होमोजाइगस रिसेसिव आपको दिखा, छुपा नहीं रहा, यानी ये भी कभी ना कभी आएगा, लेकिन ये F1 जनरेशन में नहीं आएगा। रिसेसिव वाला हमेशा कब दिखेगा आपको दिखेगा F2 जनरेशन में, ठीक है। एक और चीज़, ये रेशियो दुनिया के चाहे कोई भी कैरेक्टर उठा लो, चाहे हाइट उठा लो, चाहे कुछ भी उठा लो, रेशियो हमेशा फिक्स रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि अगर यहाँ मैंने हाइट पे बात की तो तब 3:1 है या 1:2:1 है। अगर मैं कोई भी कैरेक्टर उठा लूँ, किसी की नाक की शेप उठा लूँ, किसी के आँख का कलर उठा लूँ, किसी के कान का शेप उठा लूँ, रेशियो बच्चा हमेशा ही सेम होना है इन केस ऑफ मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो पहले देखने वाली चीज़ क्या है कि कितने कैरेक्टर पे स्टडी की जा रही है। अगर स्टडी सिर्फ एक कैरेक्टर पे की जा रही है तो रेशियो हमेशा ही फिक्स होगा, ठीक है। क्रॉस पूरा बनाने को आता है आपको, अच्छे से क्रॉस बनाओ, अच्छे से जेनोटाइप, अच्छे से फेनोटाइप लिखो, और इसको समझ के इस पर और ज़रूरी नहीं है कि एग्जाम में सिर्फ हाइट पूछेगा, कुछ भी पूछ सकता है, कोई भी कैरेक्टर पूछा जा सकता है आपको। तो यहाँ मैं इसको सब इरेज करती हूँ। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे डाई हाइब्रिड, ठीक है। अब खुद से इसको सारा क्रॉस बना लोगे तुम लोग। ये इरेज क्यों नहीं हो रहा है? कोई बात नहीं, मत इरेज हो। नेक्स्ट इज डाई हाइब्रिड क्रॉस। ये थोड़ा लंबा क्रॉस है, नाम ही है डाई, यानी कितने कैरेक्टर को पढ़ेंगे यहाँ पे? 2 कैरेक्टर को।
तो दो कैरेक्टर जो मेंडल ने पढ़े, दैट इज, देखना, सबसे पहले उन्होंने लिया सीड का शेप, तो सीड के शेप में डोमिनेंट क्या है, तो बोलोगे मैम राउंड डोमिनेंट है। और सीड के कलर में डोमिनेंट क्या है, तो बोलोगे मैम येलो डोमिनेंट है। यानी इन्होंने राउंड येलो मटर के दाने को किससे क्रॉस कराया, इन दोनों का रिसेसिव लिख दो, रिंकल्ड ग्रीन से क्रॉस कराया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, दो कैरेक्टर उठा लिया ना, राउंड एक कैरेक्टर अलग है, येलो कैरेक्टर अलग है। मुझे पता है राउंड येलो कैसा है, डोमिनेंट, तो लिखो कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, फिर इसका रिसेसिव स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, ठीक है। ये बन गया मेरा पेरेंटल जनरेशन, ठीक है। गैमेट्स बनाओ। गैमेट्स कैसे बनाएंगे, कैसे दिख रहे हैं यहाँ पे सारे, तो बोलोगे मैम कैपिटल आर और कैपिटल वाई ही दिख रहे हैं सारे। यहाँ सारे कैसे दिख रहे हैं, तो बोलोगे स्मॉल आर और स्मॉल वाई दिख रहे हैं, ठीक है। ये सिंपल सा था, जैसा दिख रहा है वैसा लिख दिया मैंने। अब इसको दे दिया मैंने गैमेट नाम, यहाँ मैंने बना लिया इसका गैमेट। क्रॉस कराओ, कैसे बनेंगे, तो बोलोगे मैम बनेंगे कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ये मेरी आ गई क्या जनरेशन, F1 जनरेशन। बताओ इसका फेनोटाइप क्या होगा, इसका फेनोटाइप बताओ, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई का फेनोटाइप क्या होगा, ये प्लांट कैसा दिखेगा। डोमिनेंट कैरेक्टर दिख रहा है, आर डोमिनेंट है यानी राउंड दिखेगा, और यहाँ वाई डोमिनेंट है, कैसा दिखेगा, येलो। और अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डोमिनेंस F1 जनरेशन हमेशा कैसे दिखेगी, जो डोमिनेंट होगा, और डोमिनेंट क्या था, राउंड और येलो। यानी यहाँ 100% प्लांट कैसे होंगे, दे ऑल आर राउंड येलो, ठीक है। अब इस जनरेशन को उठा लो, अब इसकी सेल्फिंग कराओ, सेम वैसे ही मोनोहाइब्रिड कराओ, तो लिख लो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, क्रॉस कराओ सेम से, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। अब थोड़ा यहाँ ध्यान देना है, इनकी गैमेट्स देखो कैसे बनाना है। तो यहाँ जो गैमेट बना रहे थे वो इजी था, अब थोड़ा गैमेट बनाने में करनी पड़ेगी मेहनत, ठीक है। देखना गैमेट बना रही हूँ पहले वाले का, इस कैपिटल आर को क्रॉस कराओ पहले कैपिटल वाई से, यानी जितने भी पॉसिबल इनके गैमेट्स बन सकते हैं वो सब बनाने हैं आपको। तो कैपिटल आर और कैपिटल वाई, फिर क्रॉस कराओ, कैपिटल आर को क्रॉस कराओ चौथे वाले से, तो कैपिटल आर और स्मॉल वाई, फिर दूसरे, अब आ जाओ, पहला वाला खत्म कर दिया, अब स्मॉल आर पे आओ, स्मॉल आर और कैपिटल वाई, फिर स्मॉल आर और स्मॉल वाई, ठीक है। अब जो टाइप के गैमेट बच्चा मैंने यहाँ बनाए ये सेम यहाँ भी तो बनेंगे, ठीक है। एक ही चीज़ है तो मैं यहाँ भी वही लिख देती हूँ, पहला है कैपिटल आर कैपिटल वाई, दूसरा है कैपिटल आर स्मॉल वाई, तीसरा है स्मॉल आर कैपिटल वाई, और चौथा है स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये बन गए आपके ऑल पॉसिबल गैमेट्स। अब इनको बनाना होगा पुनेट स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर थोड़ा बड़ा बनेगा, मैं यहाँ पे एक बना के दिखाती हूँ। ये पूरा एक साइड उठा लो, तो मैं लिख दूँ कैपिटल आर कैपिटल वाई, यहाँ लिख दूँ मैं कैपिटल आर स्मॉल वाई, यहाँ लिख दूँ मैं स्मॉल आर कैपिटल वाई। एक मिनट, कॉपी में अच्छे से बनाना, यहाँ मेरे लिए जगह थोड़ी कम पड़ती है इन चीज़ों के लिए, तो अच्छे से बनाना, ठीक है। स्मॉल आर कैपिटल वाई, और एक मेरा बचा है स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये हो गया पहला वाला। अब जो यहाँ आपने लिखा वो सब यहाँ लिखो, कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर लिखो कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर यहाँ लिखो स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब तुम लोग सारे क्रॉस बनाओगे, मैं क्रॉस नहीं बनाऊंगी इसके अंदर, ये सारे क्रॉस बना लोगे, ठीक है। अच्छे से भर लोगे इसको, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, थोड़ा टाइम तो लगता है इसको बनाने में, बट इसको पहले अच्छे से फिल कर लोगे, ठीक है। कैपिटल आर कैपिटल वाई ऐसे पूरा फिल करना है आपको। मैं इसका दो मैं भर देती हूँ, चलो दूसरे कलर से भरती हूँ जो सुंदर लगेगा। इसको मैं रेड से भरती हूँ, ठीक है। पहला वाला भरती हूँ, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर इधर आ जाओ, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, फिर ये वाला भरो कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है, कैपिटल वाई कैपिटल आई, फिर लास्ट वाला कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। ऐसे ही आपको सारे क्रॉस भरने हैं, पूरा फिनिश कर लेना। मैं आखिरी में कंक्लूजन लिख रही हूँ, ध्यान से देखना। जब आप पूरा पुनेट स्क्वायर बना लेंगे तो आपको एक रेशियो निकल कर आएगी सामने। मैं थोड़ा डिलीट कर रही हूँ पुनेट स्क्वायर, मुझे थोड़ा जगह चाहिए रेशियो को समझाने के लिए। आप कॉपी में ज़रूर बनाइएगा उसको। मैं फाइनली कंक्लूजन लिख रही हूँ, डाई हाइब्रिड का कंक्लूजन कैसे करना है आपको, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये, सबसे पहले किस चीज़ पे बात करते हैं, हमेशा बात करते हैं हम फेनोटाइप पे, फेनोटिपिक रेशियो पे, ठीक है।
तो जो मेरा फिनोटाइपिक रेशियो है, ये थोड़ा लंबा चौड़ा है क्योंकि स्क्वायर भी बड़ा बना था, तो रेशियो कुछ ऐसा आता है 9:3:3:1। तुम क्रॉस बनाओगे, पढ़ोगे, तो जब बना लोगे तो खुद ही ये रेशियो सामने आएगा। ये रेशियो के पीछे क्या चीज़ छुपी है मैं बताती हूँ। देखो, जब क्रॉस बनाने के बाद तुम ये पाओगे कि 9 पार्ट उस पूरे पुनेट स्क्वायर में, 9 पार्ट कैसे होंगे? राउंड येलो होंगे। 9 पार्ट कैसे होंगे? राउंड येलो होंगे। एक पार्ट कैसा होगा आपका? रिंकल्ड ग्रीन होगा। रिंकल्ड ग्रीन होगा, ठीक है। वो गिनना पड़ेगा बेटा, वो पूरा क्रॉस बना के गिनना पड़ेगा, ठीक है। मुझे तो रेशियो पता है इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। एग्जाम में तुम भी गिनने मत बैठ जाना, ये रेशियो फिक्स होता है इन केस ऑफ डाई हाइब्रिड, ठीक है। अब ध्यान से देखना, राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन कैसा है? हमारे पेरेंटल जनरेशन की तरह मैच कर रहा है, लेकिन मुझे 2 नए कॉम्बिनेशन और मिले। 2 नए 3 और 3 भी तो है। तो ये 3 जो है, दिस स्टैंड फॉर राउंड ग्रीन, and this 3 stand for wrinkled yellow, ठीक है। तो मुझे पेरेंटल जनरेशन के अलावा 2 अलग अलग टाइप के नए कॉम्बिनेशन और देखने को मिले। रेशियो याद रखना, ये कभी चेंज नहीं होता, ठीक है। अच्छा, इसमें और क्या क्या चीज़ें आपको याद रखनी है, यहाँ से मैं आपको समझाती हूँ। अच्छा, ये इसके जेनोटाइप पे बात नहीं किया मैंने, इसके जेनोटाइप पे बात नहीं किया। जब अगर पूछेगा F2 जनरेशन का जेनोटाइप बताओ, जेनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, तो ये F2 जनरेशन ही तो थी जो मैं पुनेट, ये F2 जनरेशन का फिनोटाइप है। F1 जनरेशन का फिनोटाइप तो राउंड येलो था और उसका जेनोटाइप भी कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y था। बट इन केस ऑफ F2 जनरेशन, अगर एग्जाम में पूछता है राइट द जेनोटाइप ऑफ F2 जनरेशन इन डाई हाइब्रिड, तो लिखना इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि इतने सारे जीन्स के कॉम्बिनेशन को गिनना आसान बात नहीं है। बहुत अलग अलग सारे, पुनेट स्क्वायर खुद ही बहुत लंबा था, तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम अलग अलग जीन्स को गिन सके। तो याद रखने वाली चीज़ क्या है, F2 जनरेशन में जेनोटाइप नहीं है, F2 जनरेशन में सिर्फ फेनोटाइप है। बट कहाँ पे है? सिर्फ डाई हाइब्रिड में, ठीक है। तो ये 9:3:3:1 का रेशियो आपको याद रखना है डाई हाइब्रिड में। लास्ट लॉ मेंडल का था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ लिया, पहले में सारे डोमिनेंट कैरेक्टर दिखते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ लिया कि जब भी नई प्रोजेनी बनाओगे, गैमेट्स बनाओगे, सेपरेट करोगे पेरेंट्स को। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये बोलता है चाहे कितने भी कैरेक्टर ले लो, यहाँ मैंने 2 कैरेक्टर लिए थे, बट आप 2 ले लो, 10 ले लो, 500 ले लो, 1000 ले लो, हर कैरेक्टर फ्री है। कोई भी एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर पे इफेक्ट नहीं डालता। जैसे मैं बोलूँ क्या आपका आई कलर आपकी स्किन कलर पे इफेक्ट डालता है, तो बोलोगे नहीं। सारे कैरेक्टर बिल्कुल फ्री है, इंडिपेंडेंट असॉर्ट करते हैं। देखो यहाँ पे खुद समझोगे, राउंड येलो रिंकल्ड ग्रीन तो थे ही, बट नए कॉम्बिनेशन से क्या नया कैरेक्टर नहीं बना? बिल्कुल बना, राउंड ग्रीन भी बना और रिंकल्ड येलो भी बना। यानी कैरेक्टर जो भी, जितने भी कैरेक्टर ले लो, वो सारे कैरेक्टर एक दूसरे से बिल्कुल फ्री हैं। कोई भी कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर के काम में कोई भी इंटरफेयर नहीं करता। जैसे हेयर कलर आपके नोज के शेप पे इंटरफेयर नहीं करेंगे, तो बॉडी में ऐसे मिलियंस ऑफ कैरेक्टर है जो आप देख सकते हो, जो आप नहीं भी देख सकते, लेकिन सारे कैरेक्टर फ्री हैं। कोई भी कैरेक्टर कभी भी इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कर सकता है किसी भी प्रोजेनी में। दिस इज नोन एज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये डाई हाइब्रिड क्रॉस भी हो गया, मोनो हाइब्रिड क्रॉस भी हो गया। ये सारे क्रॉस बना लो, अच्छे से समझ लो। और एक और टॉपिक बच गया, दैट इज सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स। उसके बाद में वो करवाऊंगी, ठीक है। चलो, एक मोनो हाइब्रिड पढ़ लिया, डाई हाइब्रिड पढ़ लिया। अब पूरे चैप्टर का लास्ट टॉपिक, पूरे हेड रेडी का दिस इज द लास्ट टॉपिक, नोन एज सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स। अभी तक मटर के पौधे पे पढ़ रहे थे, अब इंसानों में कैसे सेक्स डिटर्मिनेशन होता है उसको पढ़ते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब कि आने वाला ऑफस्प्रिंग, आने वाला जाइगोट क्या है, मेल है या फीमेल है, ये कैसे डिसाइड होता है, ठीक है। इसको समझो। पहले भी मैंने पढ़ा है टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं ह्यूमन बींग्स में, तो कहोगे मैम 46 होते हैं। कितने पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, तो ये 23 पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। तो आउट ऑफ 23 पेयर्स, ये लिखना पड़ेगा एग्जाम में, आउट ऑफ 23 पेयर्स 22 पेयर्स आर कॉल्ड ऑटोजोम्स। क्या बोलेंगे इन्हें हम? ऑटोजोम्स बोलेंगे। ऑटोजोम्स का मतलब है ये 23 में से 22
ऐसे होंगे जो ऑटोजोम्स होंगे। ऑटोजोम्स का मतलब इनका काम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं है, इनका काम आपकी बॉडी के हर कैरेक्टर को डिसाइड करना है। आपका कलर क्या होगा, आपका आई कलर क्या होगा, आपका हेयर कलर क्या होगा, नोज कैसा होगा, टंग कैसी होगी, ये सब डिसाइड करेगा, बट वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की चीज़ें नहीं डिसाइड करेगा। तो उसको हम ऑटोजोम्स बोलेंगे। तो 23 में से 22 कैसे हैं, ऑटोजोम्स। और एक सिंगल पेयर एंड वन पेयर आर कॉल्ड, और एक पेयर को क्या बोलेंगे, आर कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम्स। ठीक है, ये सेक्स क्रोमोसोम या ऑलोजोम्स भी कह सकते हैं, बट इनको हम अभी 10th क्लास में मैं इसको सेक्स क्रोमोसोम्स बोल सकती हूँ, ज़्यादा बेटर है। ऑलोजोम्स भी बोलते हैं वैसे। तो एक क्या होगा, एक होगा आपका सेक्स क्रोमोसोम या सेक्स पेयर होगा, और एक आपका होगा 22 पेयर्स कैसे होंगे, आपके ऑटोजोम्स होंगे। ठीक है, अब देखते हैं मेल फीमेल में कैसा होगा। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे मेल का केस। ठीक है, अच्छा, मेल में जो स्पर्म सेल होता है, इनके पास दो अलग अलग टाइप के क्रोमोसोम्स होते हैं। कैसे होते हैं देखना, एक होता है इनके पास एक्स और एक होता है इनके पास वाई। ठीक है, ये कैसी कंडीशन है, ये बेटा हेट्रोजाइगस कंडीशन है। ठीक है, फीमेल में देखो, फीमेल में कैसा होता है, फीमेल में बेटा दोनों ही एक्स होते हैं, यानी ये कैसी कंडीशन है बेटा, ये होमोजाइगस कंडीशन है। अब क्या, बहुत सिंपल है, अब गैमेट बना दो, कैसे इनकी प्रोजेनी बना दो, कैसे बनाएंगे। सपोज करो मैं क्रॉस से बनाऊं, क्रॉस से बहुत सुंदर लगेगा। एक्स वाई यहाँ लिख दिया और एक्स एक्स यहाँ लिख दिया, ये देखने में भी अच्छा लगता है। थोड़ा घिच पिच ना करो, इसको अच्छे से बनाओ, देखने में भी अच्छा लगेगा। ठीक है, देखो ये मैंने ऊपर वाला ले लिया मेल, ठीक है बच्चा लोग, और ये वाला ले लिया मैंने फीमेल। चलो कैसा क्रॉस बनाएंगे, देखो कैसे क्रॉस बनाएंगे, ये देखो एक्स एक्स, एक्स वाई, एक्स एक्स और यहाँ एक्स वाई, यानी 50% चांस है कि आने वाली प्रोजेनी कैसी होगी, मेल होगी। एक्स वाई होगा तो मेल होगा, और एक्स एक्स होगा तो कैसा होगा, फीमेल होगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है, अगर कॉम्पोजिशन एक्स एक्स है तो इट विल फॉर्म गर्ल चाइल्ड, आने वाला प्रोजेनी कैसा होगा, गर्ल चाइल्ड होगा। ठीक है, स्पेलिंग गलती लिख दिया मैंने यहाँ पे, CHILD होगा, अब आ ही नहीं रहा है, वाह, CHILD, गर्ल चाइल्ड। और अगर कॉम्पोजिशन XY होगा तो इट विल फॉर्म मेल चाइल्ड। बहुत इजी है सेक्स डिटर्मिनेशन। तो दो चीज़ मैं यहाँ पहले बताना चाहूँगी, जब भी 3 मार्कर क्वेश्चन में आता है राइट द सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स, तो एक नहीं, ये नहीं कि सिर्फ ये बना के चले आओ, आपको पहले ऊपर लिखना पड़ेगा कि आउट ऑफ 23 पेयर 22 आर ऑटोजोम्स एंड 1 पेयर आर कॉल्ड सेक्स पेयर या सेक्स क्रोमोजोम्स। ठीक है, मेल में दिखाना पड़ेगा XY है, और लिखना भी पड़ेगा मेल आर हेट्रोजाइगस, और फीमेल में लिखना भी पड़ेगा फीमेल्स आर होमोजाइगस, मेल आर XY हेट्रोजाइगस, फीमेल आर XX होमोजाइगस। और उसके बाद ये सुंदर सा क्रॉस बनाओ, और उसके बाद लिखो कि अगर एक्स एक्स है तो इट विल फॉर्म गर्ल चाइल्ड, और एक्स वाई है तो इट विल फॉर्म मेल चाइल्ड। 3 नंबर तुम्हें सिर्फ ये क्रॉस बनाने पे फ्री का नहीं देगा, पूरा चीज़ें एक्सप्लेन करनी पड़ेगी आपको। तो ये है आपका सेक्स डिटर्मिनेशन। सबसे ईजी पार्ट तो यही लगता है, यहाँ पे हेरिडिटी खत्म होता है, एवोल्यूशन पार्ट चैप्टर से रिलेटेड है। एग्जाम में इसके केस स्टडी क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्रॉस बनाने को आता है, जेनोटाइप, अच्छा मोनो हाइब्रिड क्रॉस ज़्यादा आता है। ठीक है, क्योंकि उसका पुनेट स्क्वायर बनाना इजी है, डाई हाइब्रिड थोड़ा लेंदी हो जाता है, इतना लंबा पुनेट स्क्वायर बनाने को एग्जाम में नहीं देते हैं। वो उससे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि फिनोटिपिक रेशियो कितना होगा, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है, ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। बनाने को मैंने थोड़ा कम देखा है, बट प्रैक्टिस आनी चाहिए, आपको बनाना आना चाहिए। तो यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है, इसकी प्रैक्टिस करो, इस पर PYQ करोगे, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे।